अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है कि पहला लेक्चर जो नीट फिनिशिंग टच का था वो यूनिट्स एंड डायमेंशंस। आज का जो है हमारा लेक्चर नंबर 2 है काइनेमैटिक्स का। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। A car runs at a constant speed on a circular track of radius 100 meter, taking 62.8 seconds for every circular lap. The average velocity and average speed for each circular lap respectively is. अब जरा देखिए, ये एक कार है। कार रनस ऑन ए सर्कुलर पाथ। इसको क्या हो गया? कार रनस ऑन ए सर्कुलर पाथ। राइट। ए कार रनस एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। ये है सर्कुलर ट्रैक आपका, ठीक। इस पे एक कार मूव हो रही विथ ए कॉन्स्टेंट स्पीड, ठीक। अच्छा, रेडियस कितनी है इस सर्कुलर ट्रैक की? रेडियस जो है इस सर्कुलर ट्रैक की वो है 100 मीटर। अब यहाँ से कार स्टार्ट हो गई, अब ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है तो यहाँ पे पहुंचेगी, ठीक है। आपको बताना, बताओ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड कितनी होगी। अब जरा देखो, जब कार यहाँ से स्टार्ट हो गई और बैक इसी पॉइंट पे पहुंची तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कार ने किया वो जीरो है। तो जो एवरेज वेलोसिटी आएगी, एवरेज वेलोसिटी आपको पता है, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो जीरो बाई टी इज जीरो, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो आएगी। अब एवरेज स्पीड अगर निकालनी होगी तो एवरेज स्पीड आपको पता है, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस। अब जरा मुझे बोलो, जब कार यहां से स्टार्ट हुई और बैक इसी पॉइंट पे पहुंची तो अगर मैं बोलूं बता कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की, तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टाइम। तो ये आएगा आपका 2 पाई जो है दैट इज 3.14, आर है आपका 100, टी है आपका 62.8 सेकेंड्स। 62.8 सेकेंड्स में एक रिवोल्यूशन करता। तो ये आएगा जो एवरेज स्पीड होगी, तो एवरेज स्पीड होगी बराबर, शाबाश, एवरेज स्पीड जो होगी वो होगी बराबर 2 इंटू 314 डिवाइडेड बाई दो, तो 1 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 628, तो डिवाइडेड बाई 10 वो जाएगा ऊपर इंटू 100, ठीक, इंटू 100। 100 गेट्स कैंसल, दिस दो 2 and 2 gets cancel, it is 10 meter per second. तो एवरेज वेलोसिटी जो कार की आई इन फुल रेवोल्यूशन दैट इज जीरो, एंड एवरेज स्पीड जो आई वो आई 10 मीटर पर सेकंड। सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट। एवरेज वेलोसिटी इज जीरो एंड एवरेज स्पीड इज 10 मीटर पर सेकंड। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड। Question number second is a bus traveling the first one third distance at a speed of 10 km per hour, the next one third at 20 km per hour, and at last one third at 60 km per hour. What you have to find? You have to find the average speed of the bus. You know, इसके लिए देखो, अब यहाँ पे जो distance है ये तीन इक्वल पार्ट्स है डिस्टेंस के। जरा देखो, इसके लिए एक फार्मूला है, मैं आपको दूंगा इसके लिए एक फार्मूला। n बाई वी एवरेज जो होता है ये होता है बराबर 1 बाई वी वन प्लस 1 बाई वी टू प्लस डैश 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 1 बाई वी एन। अब यहाँ पे डिस्टेंस के कितने इक्वल पार्ट्स है? तीन इक्वल पार्ट्स है। जैसे आपको पता है तीन इक्वल पार्ट्स है यहाँ पे, बिकॉज फर्स्ट वन थर्ड, नेक्स्ट वन थर्ड एंड नेक्स्ट वन थर्ड, तो तीन इक्वल पार्ट्स है। तो आपने क्या लिखा? अब यहाँ पे तीन, तो n के बदले क्या लिखूं मैं? 3। तो ये फॉर्मूला है, अगर दो पार्ट्स होंगे तो आप लिखेंगे 2 बाई वी एवरेज इज इक्वल टू 1 बाई वी वन प्लस 1 बाई वी टू। तो वहां से आपका वी एवरेज वही आएगा, ट्वाइस वी वन वी टू डिवाइड बाई वी वन प्लस वी टू। तो यहाँ पे तीन इक्वल पार्ट्स है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 बाई वी एवरेज इज इक्वल टू 1 बाई वी वन, फर्स्ट वन थर्ड में कितनी है 10, प्लस 1 बाई वी टू, तो नेक्स्ट में है 20, प्लस 1 बाई वी थ्री, तो 1 बाई 60, ठीक। तो ये बनेगा 3 बाई वी एवरेज इज इक्वल टू 60, नीचे आएगा तो ये आएगा 10 6, ये आएगा 23 प्लस ये आएगा 1, तो 3 बाई वी एवरेज इज इक्वल टू 10 बाई 60, तो ये आएगा 1 बाई 6। तो जो वी एवरेज आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 80 किलोमीटर पर आवर। सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो ये जनरल फार्मूला है। अगर कभी 4 इक्वल डिस्टेंसेस आए तो आप लिखना 4 बाई वी एवरेज इज इक्वल टू 1 बाई वी वन प्लस 1 बाई वी टू प्लस 1 बाई वी थ्री प्लस 1 बाई वी फोर। दो आएंगे तो 2 बाई वी एवरेज इज इक्वल टू 1 बाई वी वन प्लस 1 बाई वी टू। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड। The displacement x of a particle of mass m moving in one dimension under the action of a force is related to time by this. तो देखो,
ये फंक्शन हमें गिवन है, टाइम इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एज t इज इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस 3. व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. आपको पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, लेकिन कब? व्हेन द वेलोसिटी इज जीरो. व्हेन द वेलोसिटी इज जीरो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वेलोसिटी निकालनी है. तो वेलोसिटी यू नो dx by dt. तो यहाँ पे t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 3. तो ये जो ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, t माइनस 3 इज इक्वल टू रूट ऑफ x, और x जो आएगा बराबर दैट इज t माइनस 3 रेज पावर 1 बाई 2. तो अब अगर मैं आपको बोलूं बता वेलोसिटी क्या आएगी, वेलोसिटी आएगी dx by dt. इसको डिफरेंशिएट करो. नहीं, यहाँ स्क्वायर चढ़ेगा, रूट है इधर तो स्क्वायर, सॉरी. तो t माइनस 3 का होल स्क्वायर. तो वेलोसिटी निकालनी है आपको, तो dx by dt. तो ये बनेगा आपका 2 इंटू टी माइनस 3. ये आएगी इसकी डिफरेंशिएशन, और यही आपकी ये होगी आपकी वेलोसिटी. अब निकालना क्या है आपको? निकालना है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज वेलोसिटी इज जीरो. आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, लेकिन कब? जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो. तो पहले हम निकालेंगे वो टाइम जिस टाइम के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो बनी. तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इस वेलोसिटी को इक्वेट करना है जीरो के साथ. तो मैं लिख सकता हूं 2t माइनस 6, 2t माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो. तो यहां से 2t आएगा आपका 6 बराबर, t आएगा 3 सेकेंड्स. तो इट मीन्स दैट आफ्टर t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज जीरो. And you have to find the displacement when the velocity of the particle is zero. It means that you have to find displacement after t is equal to 3 seconds. तो कुछ नहीं करना है, तो displacement निकालना है आपको after t is equal to 3 seconds. तो आप t का वैल्यू इस इक्वेशन में डालेंगे, तो ये आएगा t के बदले 3, 3 minus 3 that is 0, 0 square that is 0. तो जो displacement आएगा पार्टिकल का when the velocity is 0 that is 0 meter. अच्छा, now the next question. The position of a particle with respect to time is given by x is equal to 9t square minus t cube. पहले नेक्स्ट पेज में करूंगा. x is equal to 9t square, x is equal to 9t square minus t cube. आपको अब निकालना क्या है? आपको निकालना है व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड. आपको निकालनी है पोजीशन पार्टिकल की, लेकिन कब? व्हेन इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड along the x direction. आपको पता है कंडीशन क्या है मैक्सिमम स्पीड के लिए? कंडीशन ये है मैक्सिमम स्पीड के लिए कि dv by dt जीरो होना चाहिए. वो कंडीशन इसमें डालनी है, तो यू विल गेट द आंसर. अब जरा देखो, मुझे गिवन है पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. तो अब मैं क्या करूं, यहाँ से वेलोसिटी निकालूं. तो वेलोसिटी जो आएगी वो आएगी dx by dt. तो ये आएगा आपका 18t माइनस 3t स्क्वायर. दिस इज वेलोसिटी. अच्छा, कंडीशन क्या है फॉर मैक्सिमम स्पीड? अब ये बोल रहा है आपको आप पार्टिकल की पोजीशन निकालो, लेकिन जब पार्टिकल की वेलोसिटी या स्पीड मैक्सिमम हो, तो यहां पे मैं लिखूं, ये आपने कंडीशन पढ़ी होगी मैथमेटिकल टूल्स में, मैक्सिमम मिनिमम. तो फॉर मैक्सिमम स्पीड कंडीशन क्या होती है मैक्सिमम स्पीड के लिए? dv बाई dt जो है ये जीरो के बराबर होना चाहिए. डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो जब अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 18 माइनस 60 इज इक्वल टू 0. तो यहां से आपका आएगा, अच्छा यहाँ से आएगा 18 इज इक्वल टू 60, यहाँ से आएगा t इज इक्वल टू 3 सेकंड. इट मीन्स दैट आफ्टर t इज इक्वल टू 3 सेकंड द पार्टिकल अटेन्स द मैक्सिमम स्पीड एंड यू हैव टू फाइंड द पोजीशन व्हेन द पार्टिकल अटेन्स मैक्सिमम स्पीड. कुछ नहीं करना है आपको, ये x का वैल्यू आपको इस इक्वेशन में डालना है, तो आपको मिलेगा. तो x जो आएगा 9 t स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर दैट इज 9 माइनस t क्यूब दैट इज 3 क्यूब. अच्छा, ये बनेगा 81 माइनस 27. तो 81 माइनस 27 54. हाँ, 54 meter is the position of the particle when the particle attains maximum speed. So the option A is the correct option. Now the question number next. The acceleration of a particle is increasing linearly with time. अब देखो एक्सेलरेशन जो है पार्टिकल की वो इंक्रीज हो रही है लीनियरली विद टाइम एज a इज इक्वल टू bt. अब आपको क्या निकालना है? द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन. अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो. द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन विद एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट. देखो या इस लाइन में ये बहुत कुछ बोलता है. द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑरिजिन, इट मीन्स दैट एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 जो पार्टिकल है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑरिजिन, तो इसका मतलब x 0 होगा because it starts from the origin. और जो velocity होगी उसको तो initial velocity बोलेंगे and that is given, that is v naught. What you have to find? You have to find the distance traveled by the particle in time t will be. अब देखो next page पे करते हैं इसको.
एक्सेलरेशन जो है दैट वेरीज विद टाइम एज ए इज इक्वल टू बी टी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी वी बाई डी टी, बिकॉज एक्सेलरेशन इज डी वी बाई डी टी बी टी, तो डी वी जो आएगा दैट इज इक्वल टू बी टी डी टी। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो यहाँ से मुझे टाइम के लिमिट्स देने, यहाँ से वेलोसिटी, तो इट इज गिवन दैट व्हेन द टाइम इज जीरो वेलोसिटी इज वी नॉट, लेट आफ्टर टाइम टी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बी वी, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू बी, बाहर निकलेगा टी स्क्वायर बाई 2, ये बनेगा बिल्कुल। तो v जो आपका आएगा, v बनेगा आपका v नॉट प्लस बी टी स्क्वायर बाई 2, तो v को मैं लिख सकता हूँ डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस बी टी स्क्वायर बाई 2, तो डी एक्स जो आएगा दैट इज इक्वल टू वी नॉट डी टी प्लस बी टी स्क्वायर बाई 2 डी टी, बी टी स्क्वायर बाई 2, बी टी स्क्वायर बाई 2। तो इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे हम, देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो जब टाइम जीरो, यहाँ से टाइम के लिमिट्स यहाँ से यहाँ एक्स के, तो जब टाइम जीरो तो जो पार्टिकल है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑरिजिन, इट मीन्स दैट एक्स इज जीरो। तो आफ्टर टाइम टी लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बी एक्स, तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो आएगा एक्स माइनस जीरो दैट इज एक्स, तो वी नॉट बाहर निकलेगा, तो डी टी की इंटीग्रेशन टी, अपर लिमिट टी लोअर लिमिट जीरो, तो वो आएगा टी ही प्लस बी बाई 2 बाहर, टी स्क्वायर डी टी की इंटीग्रेशन आएगी टी क्यूब बाई 3, तो 3 टू ज़र बनेगा 6 इंटू टी क्यूब, तो ये होगी पोजिशन पार्टिकल की आफ्टर टाइम टी, वी नॉट टी प्लस बी बाई 6 टी क्यूब, तो सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, वी नॉट टी प्लस 1 बाई 6 बी टी क्यूब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, a ball is thrown vertically downwards with a velocity of 20 meter per second from the top of a tower. It hits the ground after some time with a velocity of 80 meter per second. ये टॉवर है, ठीक, ये टॉवर है, यहाँ से आपने बॉल को ड्रॉप किया किस वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकंड से, ड्रॉप नहीं सॉरी, इसको आपने थ्रू किया विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, एंड इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विथ अ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकंड, इसने ग्राउंड को हिट किया विथ अ स्पीड ऑफ 80 मीटर पर सेकंड, लेट दिस हाइट बी h, व्हाट यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो इसमें आप कुछ नहीं करना है, खाली साइन कन्वेंशंस का आपको ख्याल रखना है मोशन अंडर ग्रेविटी में। देखो जहां से आप बॉल को थ्रू करते हैं ना, तो जहां पे बॉल इनिशियली होती है उसको आप ऑरिजिन मानते हैं, ऑरिजिन के नीचे जो भी होगा उसको आप नेगेटिव मानते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी होगा वो पॉजिटिव मानते हैं। ऑरिजिन हमारा ये होगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी होगा वो नेगेटिव होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा। आई विल यूज इक्वेशन नंबर 3, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जरा मुझे बोलो फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल की 80 मीटर पर सेकंड, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कि अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो v को लिखना पड़ेगा मुझे -80, ये बनेगा -80 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वो भी लिखना पड़ेगा -20 होल स्क्वायर प्लस 2i। एक्सेलरेशन तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज -g, और डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट h, ये जो बॉल यहां से लेके यहां तक आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड, तो वो आएगा -h, तो ये बनेगा 6400, ये बनेगा 400 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2g that is 220h, because 2 into g that is 2 into 10 20h, तो ये आएगा 6400 minus 400, तो आएगा आपका 6000 is equal to 20h, जो h आएगा आपका 0 कैंसिल, तो आएगा 300 मीटर, therefore the height of the tower is 300 meters, so option D is the correct। Now the next question, अच्छा, a particle starts its motion from rest under the action of a constant force if the distance covered in first 10 seconds is s1 and that covered in the first 20 seconds is s2, then, अब जरा देखो सिंपल क्वेश्चन है, पार्टिकल starts its motion from rest under the action of a constant force if the distance covered in first 10 seconds is s, particle starts from rest means initial velocity is 0 and then it moves with constant acceleration, ठीक, for the first 10 seconds and it covers distance s1 and that covered in the first 20 seconds, और पहले 20 seconds में it covers the distance s2। तो देखो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, s1 जो है इसने ट्रेवल की इन फर्स्ट 10 seconds, तो अगर मैं इक्वेशन यूज करूं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस 1 हाफ at स्क्वायर, बट इनिशियल वेलोसिटी 0, तो मैं लिखूं 1/2a t स्क्वायर दैट इज 10 स्क्वायर, तो ये आएगा आपका 100/2 दैट इज 50a, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब उसके बाद बोल रहा है कि यही पार्टिकल पहले 20 सेकंड्स में, तो इसका मतलब ओरिजिन दोनों केस में सेम होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0,
फर्स्ट 20 सेकंड्स में 0 है, फर्स्ट 20 सेकंड्स में इसने डिस्टेंस ट्रेवल की s2, तो s2 को मैं लिख सकता हूं फिर से, बिकॉज इट फर्स्ट 20 सेकंड्स, इनिशियल वेलोसिटी 0, 1/2 a 20 स्क्वायर दैट इज 400, तो ये आपका आएगा 200 a, दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो अब मैं क्या करूं, s2 by s1 दैट इज 200 a डिवाइडेड बाय 50 a दैट इज इक्वल टू 4, s2 जो आएगा दैट इज इक्वल टू 4 s1, सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो अच्छा क्वेश्चन है। A car accelerates from rest at a constant rate alpha for some time, after which it decelerates at a constant rate beta and comes to rest. देखो, a car starts from rest and then accelerates for some time with acceleration a, uniform acceleration a, and then it decelerates for some time and finally comes to rest. तो it is, हाँ, if total time elapsed is e, total time जो इसने लिया है वो t, then the maximum velocity attained by the car will be। देखो आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, देखो यहाँ से यहाँ तक मैं बनाऊं, ठीक, car initially starts from rest, तो इसका means initial velocity is 0 and then it accelerates for some time, accelerates, तो जब ये accelerate करेगा तो इसका मतलब इसकी velocity increase होगी from 0 to something, तब तक इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी जब तक ये कार क्या होगी, एक्सेलरेट। तो जरा देखो, अगर मैं आपको बोलूं कार यहां से लेके यहां तक एक्सेलरेट होगी और इसमें इसको टाइम लगा फॉर एग्जांपल t1, एक्सेलरेशन जो है अल्फा, तो इसका मतलब कार की वेलोसिटी इंक्रीज 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 और यहां पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी इसके पास होगी, लेट दैट बी v मैक्सिमम, v max। उसके बाद क्या हुई, इस पॉइंट के बाद ये डिसेलरेट हुई, डिसेलरेट का मतलब हुआ नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब हुआ रिटार्डेशन, तो जब भी रिटार्डेशन होता है तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो फाइनली क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक इसकी जो रिटार्डेशन है वो है b एंड फाइनली द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट एट दिस पॉइंट, तो यहां पे इसकी फिर से वेलोसिटी बनी 0, लेट यहां से लेके यहां तक इसको टाइम लगा t2। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है, बताओ ये मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी कार में, कुछ नहीं करना है, देखो इसको मैं पॉइंट ए मानता हूं, बी मानता हूं, सी मानता हूं, फ्रॉम ए टू बी आई विल यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बिकॉज अब मैं t1 और t2 को निकालना चाहता हूं, बिकॉज गिवन क्या है, इफ द टोटल टाइम elapsed इन द जर्नी इज t, मींस t1 प्लस t2 जो है ये गिवन है, वहीं से कि इट इज इक्वल टू t। अब आपको मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, फ्रॉम ए टू बी आई विल यूज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फाइनल वेलोसिटी v max इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 0 अल्फा इनटू t1, तो यहां से आपका जो t1 आएगा वो आएगा v max बाय अल्फा। सिमिलरली फ्रॉम b टू c, अब मैं यही फर्स्ट इक्वेशन लगाऊं तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी है v max, b से लेके c तक रिटार्डेशन है तो लिखना पड़ेगा माइनस बीटा इंटू t2, तो जब आप यहां से करोगे तो t2 जो आएगा वो आएगा v max बाई बीटा। अब गिवन क्या है, गिवन है टोटल टाइम elapsed इन द जर्नी इज t, तो इसका मतलब ये हुआ, देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ t1 प्लस t2 इज इक्वल टू t, तो मैं लिख सकता हूं v max बाई अल्फा प्लस v max बाई बीटा इज इक्वल टू t, तो v max को मैं कॉमन करूं, v max ही मुझे निकालना है, तो v max को कॉमन करूं तो ये आएगा अंदर 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप करोगे तो ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा इज इक्वल टू t, तो v max जो आपका आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो बनेगा अल्फा बीटा इंटू t डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द कार इन द जर्नी, अल्फा बीटा t डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा, सो द ऑप्शन D is the correct. Alpha beta into t divided by alpha plus beta. Alpha beta t divided by alpha plus. Next question. Achha. A body dropped from the top of a tower follows through 40 meters during the last 2 seconds of its fall. During the last 2 seconds of its fall. What we have to find? You have to find the height of the tower. अब जरा देखो height of the tower कैसे निकालें हम, देखो आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ये टॉवर है, आप मान लो इसको टॉवर, ठीक, इसकी हाइट जो है टॉवर की ये है h, ठीक, और अगर मैं आपको बॉल यहां से आपने बॉल को ड्रॉप का मतलब वो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, थ्रू 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड्स ऑफ इट्स फॉल। देखो आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो लास्ट के 2 सेकंड्स होते हैं, अगर मैं आपको बोलूं पार्टिकल को यहां से लेके यहां तक 2 सेकंड्स लगे और पार्टिकल ने इन 2 सेकंड्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, कितना 40 मीटर, तो आपको बतानी है हाइट कितनी है टावर की, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बोल रहा है इट फॉल्स 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड्स ऑफ इट्स फॉल, मींस जब अगर इसको यहां से लेके यहां तक 2 सेकंड लगे, इन लास्ट के 2 सेकंड्स में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की 40 मीटर, और आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो जरा देखो
मैं मानता हूं कि जब मैंने बॉल को यहां से लेके यहां से ड्रॉप किया, इसको यहां से लेके यहां तक जो टाइम लगा इसको, वो लगा फॉर एग्जांपल इसको टाइम टी। तो अगर मैं आपको बोलूं बता फिर हाइट क्या होगी, तो आपको मोशन अंडर ग्रेविटी में आपने इक्वेशंस पढ़ी होगी, तो जो हाइट आएगी वो आएगी 1/2 g t²। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब अच्छे से देखना, देखो यहां से लेके यहां तक इसको टी टाइम लगा, यहां से लेके यहां तक इसको 2 सेकंड्स लगे। तो अगर मैं बोलूं बता यहां से लेके यहां तक कितना टाइम लगेगा, वो तो लगेगा ना t-2। और इस t-2 में इसने कितना किया डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, तो वो होगा h-40। तो मैं सेकंड इक्वेशन लिखूंगा h-40 इज इक्वल टू ये डिस्टेंस इसने कितने की टाइम में की 1/2 g t-2 का होल स्क्वायर। लेट दिस बी इक्वेशन सेकंड। अच्छा, अब इन दो इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा मुझे, कुछ नहीं, सॉल्व करना पड़ेगा। देखो क्या करूं मैं, नेक्स्ट पेज पे करूंगा मैं। तो जो h है आपका 1/2 g t², h-40 जो है आपका दैट इज 1/2 g t-2 का होल स्क्वायर। अच्छा देखो, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं h-1/2 g ये गो a माइनस b का होल स्क्वायर दैट इज a² प्लस b² माइनस 2ab। इसको आप खुद देखेंगे घर में कैसे आया, इज इक्वल टू 40। ठीक, अच्छा h जो है आपका h इज ये आपको गिवन है, जो h है वो है 1/2 g t², 1/2 g t²। तो इसके बदले मैं लिख सकता हूँ 1/2 g t² माइनस 1/2 g t² माइनस प्लस माइनस, तो ये आएगा 2 1, चलो मैं लिखता हूँ 1/2 g इंटू 4 माइनस माइनस प्लस 1/2 g इंटू 4t इज इक्वल टू 40। अब देखो दिस एंड दिस गेट्स कैंसल, ये गो 5 2 1 जार 2 5 जार, g का वैल्यू 10 होता है, 2 5 5 इंटू 4 दैट इज 20। तो ये आएगा आपका -20 प्लस 2 1 जार 2 5 जार। ठीक, 2 1 जार 2 5 जार, तो ये आएगा 20t इज इक्वल टू 40। तो 20t जो आएगा आपका, ये आएगा 40 प्लस 20 दैट इज 60, t जो आपका आएगा दैट इज इक्वल टू 3 सेकंड्स। तो टाइम आपको मिला कितना, 3 सेकंड्स। टाइम आपका कितना मिला, 3 सेकंड्स। नो व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। जो हाइट आएगी बराबर 1/2 g t²। तो t² दैट इज 3 3² 9, तो ये आएगा 2 1 जार 2 5 जार 45 मीटर। देयरफॉर द इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो होगा, वो सर क्या माने, इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी 45 मीटर। तो जो हाइट है टावर की वो है 45 मीटर। ठीक, अच्छा आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, A car is moving along a straight road with a uniform acceleration. कार जा रही है along a straight road with a uniform acceleration. It passes through 2 points P and Q separated by a distance with velocity 30 km per hour and 40 km per hour respectively. Now what you have to find the velocity of car midway between P and Q. ये क्या बना? दबस मिस लगी टाइम था। The velocity of the car midway between P and Q is अब जरा देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप याद रखना हमेशा। ये अगर यहाँ से पार्टिकल की, अगर यहाँ पे पार्टिकल की स्पीड u है, अब पार्टिकल चला 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 और यहाँ पे पार्टिकल की स्पीड v है, और अगर यहाँ से लेके यहाँ तक पार्टिकल की एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म a है, तो अगर मैं आपको बोलूँ बता पार्टिकल की स्पीड क्या आएगी एट द मिड पॉइंट पे, तो वो आप याद रखना, क्लास में किया होगा आपने। जो स्पीड आती है मिड पॉइंट पे वो आती है अंडर रूट ऑफ u² प्लस v² बाई 2, तो वो आएगा आपका अंडर रूट ऑफ, अच्छा विथ वेलोसिटी 30², तो 30² हो गया 900 प्लस 40 का स्क्वायर हो गया 1600 डिवाइडेड बाई 2, ये गो शुड ओवर, हाँ ये गो 2500 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा 1250। तो ये आएगा आपका, इसको मैं लिख सकता हूँ 625 इंटू 2, बिकॉज 625 इंटू 2 को ये है 1250। तो 625 इसका जो रूट करोगे आप, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 25 स्क्वायर हो गया 625, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा 25√2 किलोमीटर पर आवर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, A bus is moving with a speed of 10 meter per second on a straight road. A bus is moving with a speed of 10 meter per second on a
straight road, a scooterist wishes to overtake the bus in 100 seconds. If the bus is at a distance of 1 kilometer from the scooterist, with what speed should the scooterist chase the bus? अब जरा देखो क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा आसान. ये देखो, ये बस है, इसको मैं बस मानता हूं, ठीक. ये बस है, ये देखो, बस बनी नहीं, टिपर बनाई, ठीक. ये टिपर मान लो आप. अच्छा, किस स्पीड से ये जा रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से टिपर जा रहा है आपका. अच्छा, इसके पीछे कौन है? बाइक पे कोई बंदा है जो इसका पीछा कर रहा है, ठीक. ये है, और ये बाइक वाला जो है ये इस बस को ओवरटेक करना चाहता है, पकड़ना चाहता है, लेकिन कितने टाइम में? इन 100 सेकंड्स में. 100 सेकंड में ये स्कूटर वाला इसको ओवरटेक करना चाहता है. लेकिन ये गिवन है कि जो बस है और स्कूटर जो होता है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर है इनके बीच में डिस्टेंस. आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है विथ व्हाट स्पीड शुड द स्कूटरिस्ट चेज द बस. आपको बताओ इसको किस स्पीड से इसको अप्रोच करना चाहिए ताकि ये इसको 100 सेकंड के बाद इसको पकड़ पाएगा. You have to find the speed of this scooter. कुछ नहीं करना है आपको, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाना है जो आपको क्लास में डिटेल में पढ़ाया गया. मैंने खुद ही पढ़ाया रिलेटिव मोशन. तो वहां पे आपको मैंने बोला कि अगर आपको टाइम, आपको पता है टाइम होती है बराबर रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. चलो मैं वैसे ही लिखता हूँ. रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है, रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. तो जो आपका रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? जरा देखो, स्कूटरिस्ट और बस सेम डायरेक्शन में है, तो अगर मैं आपको बोलूं बताओ इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी, तो वो आएगी सीधे v माइनस 10 इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है? 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम. कितने टाइम में इसको ओवरटेक करना चाहता है? 100. तो 20 कैंसिल, v माइनस 10 जो आएगा, v माइनस 10 इज इक्वल टू 10, तो जो v आएगा दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड. तो स्कूटरिस्ट को किस स्पीड से भागना चाहिए ताकि इसको कैच करे 100 सेकंड के बाद? 20 मीटर पर सेकंड से. सो ऑप्शन D is the correct. Now the next question. A train of 150 meter length is going towards north direction at a speed of 10 meter per second. एक ट्रेन है जो जा रही है नॉर्थ की ओर. किस वेलोसिटी से जा रही है, किस स्पीड से जा रही है? 10 मीटर पर सेकंड से. और इस ट्रेन की जो लेंथ है वो है 150 मीटर है इस ट्रेन की लेंथ. अच्छा, a parrot flies, बच्चों को बहुत कुछ याद आया होगा इस पे. पैरोट फ्लाइज एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड साउथ. तो यहाँ पे होता है पैरोट, तो इसकी स्पीड जो होती है ये 5 मीटर पर सेकंड होती है टुवर्ड साउथ. अच्छा, पैरेलल टू द रेलवे ट्रैक. द टाइम टेकन बाय द पैरोट टू क्रॉस द ट्रेन. आपको बताओ ये पैरोट जो है ये इस ट्रेन को कितने टाइम में क्रॉस करेगा? क्रॉस का मतलब हुआ कि पैरोट कितने टाइम के बाद यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, वही तो हुआ, क्रॉस हुआ. इसके लिए मैंने आपको क्लासरूम में डायरेक्ट वो शॉर्टकट्स दिए कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. अगर आपको याद हो मैंने आपको बोला था कि इस पैरोट के केस में पैरोट की लेंथ को हम नेग्लेक्ट करते हैं, तो जो t आएगा बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. चलो मैं लिखता हूं वैसे ही. रिलेटिव वेलोसिटी, बताओ रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी? देखो ट्रेन नॉर्थ में, पैरोट साउथ में, तो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी 15 बिकॉज 10 प्लस 5 अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा. रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट. तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? पैरोट यहां से लेके यहां तक जा रहा है, पैरोट की अब जो लेंथ है उसको आप नेग्लेक्ट करते हैं यहां से. अगर दो ट्रेन्स होते ना ट्रेन्स, तो आप लिखते L1 प्लस L2, लेकिन यहाँ पे पैरोट है तो इसकी लेंथ को नेग्लेक्ट करेंगे तो खाली जो लेंथ आएगी वो आएगी 150. रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टाइम ही तो चाहिए, वो आएगा 150 by 15 that is equal to 10 seconds. So the option D is the correct. Next question. A particle moving in a straight line covers half the distance with speed v0. The other half of the distance is covered in two equal time intervals with speed v1 and v2 respectively. The average speed of the particle during this motion is. अब जरा देखो क्वेश्चन ऐसा है, ये मान लो आप यहां से लेके यहां तक जो ये डिस्टेंस है ये है d. मैं मानता हूं कि डिस्टेंस d है. अब क्वेश्चन वहीं से बोल रहा है कि पार्टिकल कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस मींस d by 2 विद स्पीड v0, विद स्पीड v0. उसके बाद बोल रहा है, जरा देखो, उसके बाद बोल रहा है अगर यहां से लेके यहां तक पार्टिकल को पूरा टाइम जो लगा वो लगा टाइम t, यहां से लेके यहां तक टाइम t लगा इसको यहां से लेके यहां तक. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है, हाँ देखो मैं
is covered in two equal time intervals with speed v1 and v2 respectively. अब जरा देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन. क्वेश्चन बोल रहा है कि यहां से लेके यहां तक इसको टाइम t लगा. अब बोल रहा है इस t के हाफ में, मीन्स t का आधा, मीन्स अगर यहां से लेके यहां तक t बाई टू लगा तो इस t बाई टू में इसकी स्पीड जो थी v1 और यहां से लेके यहां तक भी t बाई टू ही लगेगा तो इसमें इसकी स्पीड थी v2. आपको एवरेज स्पीड निकालनी है. जरा देखो कुछ नहीं करना है आपको. एवरेज स्पीड जो होगी टोटल डिस्टेंस इज d डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, तो अगर मैं इसको a मानता हूं, इसको b, इसको c, इसको d, तो जरा देखो टोटल टाइम कितना होगा. टोटल टाइम हुआ टाइम टेकन बाय द कार फ्रॉम a टू b प्लस टाइम टेकन बाय द कार टू मूव फ्रॉम b टू d. यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये टोटल टाइम होगा. तो आपको क्या निकालना है? आपको यहां से लेके यहां तक टाइम निकालना है, फिर यहां से लेके यहां तक निकालना है, इसी इक्वेशन में रखना है. यू विल गेट द आंसर. तो जरा देखो अगर मैं आपको बोलूं बताओ टाइम कितना लगा पार्टिकल को a से लेके b तक. a से लेके b तक डिस्टेंस d बाई टू है, स्पीड है v नॉट. तो टाइम जो लगेगा डिस्टेंस बाई स्पीड दैट इज d बाई टू v नॉट. मिला आपको t a b. अब जरा देखो, अब मुझे ये t निकालना है, तो कैसे निकालूं मैं t? देखो b से लेके c तक इसकी स्पीड v1 है और टाइम लगा t बाई टू. तो अगर मैं आपको बोलूं बता bc कितना होगा, मतलब यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस, वो होगी स्पीड इनटू टाइम. b से लेके c तक इसकी स्पीड v1 है और टाइम लगा t बाई टू. और इसी तरह अगर मैं बोलूं बता ये CD डिस्टेंस ये कितना होगा, ये भी होगा स्पीड इनटू टाइम. स्पीड है v2 और टाइम है t बाई टू. तो अब जरा देखना अच्छे से, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं BC प्लस CD इज इक्वल टू d बाई टू. BC प्लस CD दैट इज d बाई टू, बिकॉज यहां से लेके यहां तक आधा, तो ये आधा होगा. BC किसके बराबर होगा? V1 t बाई टू, V1 t बाई टू प्लस V2 t बाई टू इज इक्वल टू d बाई टू. टू गेट्स कैंसल, तो t जो आएगा सीधे मैं लिखता हूं, t जो आएगा दैट इज इक्वल टू d डिवाइड बाई v1 प्लस v2. तो मिला आपको टाइम b से लेके d तक, b से लेके d तक जो टाइम है वो t. तो इसके बदले बस यही टाइम मैं अब इधर रखूं, तो जो एवरेज स्पीड आएगी, अब जरा देखना एवरेज स्पीड क्या आएगी. एवरेज स्पीड जो आएगी, एवरेज स्पीड वो आएगी डिस्टेंस d डिवाइडेड बाई, ये दिख रहा है यहां से, डिस्टेंस d डिवाइडेड बाई TAB. कितना लगा टाइम A से लेके B तक, d बाई टू वी नॉट प्लस TBD तो T है तो वो आया d बाई V1 प्लस V2. अब अच्छे से देखना, देखो D को मैं नीचे से कॉमन करूं तो ये आएगा d, हालांकि इतना कर T 1 बाई टू वी नॉट बाई 1 प्लस V1 प्लस V2. तो d और d गेट्स कैंसल, तो इसको मैं यहां लिखता हूं, यहां कहीं ये वाला रब मैं करता हूं. देखिए अब तो ये बनेगा आपका एवरेज स्पीड जो आएगी, एवरेज स्पीड. देखिए ऊपर क्या है, ऊपर कुछ नहीं है, 1 बाई ये बना ऐसे 1 बाई, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये बनेगा v1 प्लस v2 प्लस 2v नॉट. तो नीचे क्या आएगा 2v नॉट इंटू v1 प्लस v2. चलो वो ऊपर जाएगा, वो ऊपर जाएगा तो बनेगा 2v नॉट इंटू v1 प्लस v2. सो ये इसका सही आंसर है, ये 2v नॉट इंटू v1 प्लस v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2 प्लस 2v नॉट. तो सो ऑप्शन जो है इसका 2v नॉट v1 प्लस v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, एक सेकेंड, ऑप्शन ट्वाइस v नॉट इंटू v1 प्लस v2, twice v naught v1 plus v2 divided by twice v naught v1 plus v2. So option C is the correct. Now the next question. A car moving with a speed of 40 km per hour. अब देखो कार जो है ये किस स्पीड से जा रही है, 40 km per hour से. Can be stopped by applying the brakes after at least 2 meter. तो जब हम ब्रेक्स इस कार पे लगाते हैं तो ये स्टॉप होती है आफ्टर कवरिंग ब्रेक्स. लेकिन कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, 2 मीटर, तो जिसको आप स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं. अब क्वेश्चन बोल रहा है अगर यही कार किस स्पीड से चल रही होगी, 80 किलोमीटर पर आवर से, और अगर आप सेम ब्रेक्स अप्लाई करते, मीन सेम रिटार्डिंग फोर्स अगर होता, सेम रिटार्डिंग फोर्स का मतलब हो सेम रिटार्डेशन, बिकॉज सेम ब्रेकिंग फोर्स सेम रिटार्डेशन, बिकॉज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास. इन केस ऑफ कार द मास इज सेम, फोर्स रिटार्डिंग फोर्स सेम, तो रिटार्डेशन सेम. व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस? आपको याद है जब आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस पढ़ाया गया तो वहां पे मैंने आपको एक फार्मूला दी, जब एक्सेलरेशन सेम होगी S2 by S1
इज इक्वल टू u2/u1 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन मैंने आपको दी, बस यही इसमें अप्लाई करना है, बाकी कुछ नहीं है। S2 मुझे निकालना है, S1 आपका गिवन है 2, अच्छा u2 आपको गिवन है 80, u1 आपका 40 है का होल स्क्वायर, ये हो गया 2, 2 2 0 4, S2 इज इक्वल टू 4 into 2 दैट इज 8 मीटर। सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें a car starting from rest accelerates at the rate alpha through a distance d, अच्छा ठीक, then continues at a constant speed for a time t and then decelerates at the rate of alpha by 2 to come to rest if the total distance traveled is 15d। आपको बताना है, बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ। ये देखो यहां से कार स्टार्ट हो गई, तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये डिस्टेंस जो पहली डिस्टेंस d जो ये कर रहा है, इसमें इसकी जो एक्सेलरेशन है वो अल्फा है, तो इसका मतलब यहाँ से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, लेट दैट बी v, ठीक। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद टाइम t तक ये इसी स्पीड से जा रहा है, मींस टाइम t तक इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन टाइम t के बाद इसकी रिटार्डेशन होती है, रिटार्डेशन अल्फा, कितनी रिटार्डेशन है अल्फा बाय 2, तो इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होगी और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या बनती है 0, ठीक। ये है d, ये गिवन है कि ये वाला डिस्टेंस d है, और ये गिवन है कि जो टोटल डिस्टेंस है दिस यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 15d, ठीक। आपको बताना है फिर बताओ इन इक्वेशंस में कौन सा इक्वेशन सही है, ठीक। हाँ क्योंकि देखो ना अल्फा बाय 2 टू कम इन द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्स 15d, देन अब देखो कैसे करना है इसको, मुझे बताओ आप, देखो ये वाला मुझे पता है d1 जो है d, मुझे ये नहीं पता यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, लेट दिस बी d2, और मुझे ये नहीं पता यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, लेट दिस बी d3। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो इसको मैं o मानता हूँ, इसको a मानता हूँ, o से लेके a तक मैं क्या करूँ, मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये बनेगा ट्वाइस अल्फा d, लेट दिस बी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। अच्छा अब जरा मुझे बोलो आप, देखो बिल्कुल सही, अब यहां से लेके यहां तक ये देखो, अब ये v जो है, ये v फाइनल स्पीड ये है, ये वाली v, अब देखो ये स्पीड कांस्टेंट रहेगा, यहां इसकी स्पीड v है, ठीक। हाँ फिर यहां से लेके यहां तक ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो इसका मतलब यहां पे v v v v v v v v यहां पे भी v ही है, यहां पे भी इसकी स्पीड v ही होगी, बिकॉज यहां से लेके यहां तक देन इट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। अब जरा मुझे बोलो यहां से लेके यहां तक अगर मैं इसको b मानूं, इसको मानूं मैं c, तो b से लेके c तक, b टू c, जरा मुझे बोलो अगर मैं यही इक्वेशन लगाऊं, थर्ड इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, इनिशियल कितनी है v स्क्वायर, लेकिन अब b से लेके c तक ये रिटार्ड हो गया, तो आप लिखेंगे माइनस ट्वाइस एक्सेलरेशन दैट इज अल्फा बाय 2 डिस्टेंस d3, तो ये और ये कैंसिल होगा, तो v स्क्वायर जो आएगा दैट इज इक्वल टू अल्फा d3, माइनस माइनस आपको अब वो इतना सब कुछ आ रहा है आप लोगों को, v स्क्वायर के बदले क्या लिखूं मैं, शाबाश, ट्वाइस अल्फा d इज इक्वल टू अल्फा d3, अल्फा अल्फा गेट्स कैंसल, तो इसका मतलब जो d3 आया वो आपका 2d आया, तो जो ये d3 आया ये आया आपका 2d, जाहिर सी बात है यहां से लेके यहां तक 15d है, इसमें से ये वाला पार्ट d है, ये वाला पार्ट 2d है, तो 2d प्लस 1d हो गए 3d, तो बचे कितने 12d, 12d ये होगा 12d यहां से लेके यहां तक, ठीक। अब जरा देखो अगर मैं आपको बोलूं A से A टू B जब कार चली इट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, और आपको पता है किस स्पीड से, V स्पीड को मैं लिख सकता हूं ना डिस्टेंस बाय टाइम, दैट इज 12d, और टाइम कितना लगा, टाइम भी वहीं से गिवन है कि टाइम t तक ये कांस्टेंट स्पीड से चला, तो अब मुझे निकालना क्या है, मुझे रिलेशन किस किस के बीच में, रिलेशन d अल्फा और t, हाँ। अब देखो तो स्पीड तो आपको पता है, स्पीड आई आपकी जो मैक्सिमम स्पीड है 12d/t, अब अगर मैं इसी स्पीड को डालूं इक्वेशन फर्स्ट में, तो मैं इस वाले पोर्शन को रब करता हूं, जरा देखिए, तो जब मैं ये इस इक्वेशन में डालूं v स्क्वायर, तो ये बनेगा v स्क्वायर के बदले ये, तो ये आएगा 144d स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। आई होप कि आपको बेसिक मैथमेटिक्स मतलब ये यहाँ पे रखना है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, तो 144d स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस अल्फा d, एक d कैंसल, 2 1 जार 272, तो ये आएगा 72d बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा। हाँ तो आप जरा मुझे बोलो d कितना आएगा, d आएगा
अल्फा टी स्क्वायर बाई 72, क्या ये कोई ऑप्शन है? डी इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर बाई 72, अल्फा टी स्क्वायर बाई 72, so the option 3 is the correct. Now the next question. Water drops fall at regular intervals. देखो वाटर ड्रॉप्स जो है ये फॉल हो रहे हैं रेगुलर इंटरवल्स पे फ्रॉम अ टैप विच इज 5 मीटर अबव द ग्राउंड, विच इज 5 मीटर अबव द ग्राउंड. द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट द इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप टच द ग्राउंड. हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट. देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है. अगर आप बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखो ये यहाँ पे होता है टैप, ठीक, टैप होता है और टैप जो होता है ये ग्राउंड से कितना, बहुत शॉर्टकट तरीका मैं इसको बताऊं, ठीक है ना. अदरवाइज पे सोल्यूशन बहुत वो बुक्स पे जब आप देखते हो तो बहुत टिपिकल सोल्यूशन, बहुत शॉर्टकट मैं आपको इसका बोलूं. देखो अब क्वेश्चन क्या बोल रहे द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट द इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड. देखो बोल रहा है कि जब यहां से थर्ड ड्रॉप निकलेगा, तो जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो जीरो होगी, जब थर्ड ड्रॉप यहां से निकलेगा, तो बोल रहा है कि जो पहला वाला, ये थर्ड है, थर्ड ड्रॉप, बोल रहा है कि पहला वाला जो होता है वो ग्राउंड पे होता है, पहला वाला ग्राउंड पे है. लेकिन निकलते कैसे ये टैप से? ये निकलते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स. रेगुलर इंटरवल्स का मतलब हुआ एक ड्रॉप, देखो एक ड्रॉप फॉर एग्जांपल पहला ड्रॉप गिरा टाइम टी तक, टाइम टी के बाद दूसरा ड्रॉप, उसके बाद फिर टाइम टी के बाद तीसरा ड्रॉप, फिर टाइम टी के बाद नेक्स्ट ड्रॉप, फिर टाइम टी के, तो वही हुआ रेगुलर इंटरवल्स. तो जाहिर सी बात है, जरा देखो इसको अगर मैं मानूं फॉर एग्जांपल, ये देखो ये अगर इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो है तो मैं मानता हूं फॉर एग्जांपल टी इज इक्वल टू जीरो, थर्ड ड्रॉप जो निकला टी इज इक्वल टू जीरो. तो जाहिर सी बात है जो सेकंड ड्रॉप होगा वो यहाँ पे होगा, क्योंकि जब ये थर्ड ड्रॉप यहाँ से निकला, फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे था, तो सेकंड ड्रॉप यहाँ पे होगा. तो सेकंड ड्रॉप जो है ये कितने टाइम के बाद निकला होगा? टी टाइम के बाद. अगर मैं यहां से, क्योंकि मैंने जीरो टाइम इसको माना, तो जीरो टाइम क्योंकि रेगुलर इंटरवल्स पे निकल, टी इज इक्वल टू जीरो, तो जो सेकंड ड्रॉप है वो इससे पहले टी सेकंड निकला होगा, इससे पहले थर्ड ड्रॉप से पहले टी सेकंड निकला होगा. और जो फर्स्ट ड्रॉप हो वो निकला होगा यहां से थर्ड ड्रॉप से कितने टाइम पहले? 2t टाइम पहले, 2t टाइम पहले. अब मुझे क्या बताना है? शाबाश शाबाश, क्या निकालना है मुझे? अब जरा देखो, आपको पता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन द फर्स्ट सेकंड, इन फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट 2 सेकंड, फर्स्ट 2 सेकंड, फर्स्ट 3 सेकंड, तो वो होता है, अगर आपको याद है इसका रेशो, जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी 1:4:9:16. तो जरा देखो, अगर मैं आपको बोलूं यहां से लेके यहां तक फर्स्ट टी सेकंड में अगर इसने x डिस्टेंस किया, तो जरा, क्योंकि पहले टी सेकंड गैप है इनके बीच में, टी सेकंड इनके बीच में गैप है, तो यहां से लेके यहां तक 2t, तो जो ये डिस्टेंस होगी ये होगी फिर 4x, ये होगी फिर 4x. तो अब मुझे बोलो, गिवन है मेरा, आपको क्या बताना है? आपको बतानी, बताओ सेकंड ड्रॉप जो है ये कितना ऊपर होगा ग्राउंड से, मींस ये निकालना है आपको. जरा मुझे बोलो 4x जो है ये गिवन है 5 के बराबर, 4x इज इक्वल टू 5, x जो आएगा दैट इज इक्वल टू 5/4, x मिला आपको 5/4, x मिला 5/. अब आपको ये वाला निकालना है, लेट दिस बी a, लेट दिस बी b. जो a b होगा ना, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 5 गिवन है, यहाँ से लेके यहाँ तक x जो है 5/4, तो a b आएगा 5 - 5/4, ये आएगा 20 - 5/4, तो 15/4 दैट इज इक्वल टू 3.75. तो 3.75 है कोई ऑप्शन? हाँ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट. तो याद रखना, देखो यहां पे अगर आपने t जीरो माना ना, तो इससे जो सेकंड ड्रॉप है वो इससे पहले निकला होगा t सेकंड्स, ठीक है ना, इससे पहले ही निकला होगा, समझ में ना बात? तो जो ये वाला होगा ये इससे पहले निकला होगा 2t सेकंड्स बाद. तो आपको पता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 1 सेकंड, फर्स्ट 2 सेकंड्स, फर्स्ट 3 सेकंड्स इज इन द रेशियो ऑफ 1:4:9:16. वही यूज किया और आंसर मिला आपको 3.75. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. A point moves linearly with decelerating, which is given by dv/dt is equal to minus alpha v, where alpha is positive constant. At the start v is equal to v naught. The distance traveled by the particle before it stops will be. आपको क्या निकालनी है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिफोर इट स्टॉप्स. देखो एक्सेलरेशन आपके पास गिवन है -α√v. अब देखो क्वेश्चन को अच्छे से, एट द स्टार्ट मीन्स जब t इज इक्वल टू 0 होगा, v इज इक्वल टू v नॉट, और ये देखो विच इज गिवन बाय वायर अल्फा इज पॉजिटिव एट द स्टार्ट, v इज इक्वल टू v नॉट, v जो है v नॉट मींस t इज इक्वल टू 0,
पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो है v नॉट। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिफोर इट स्टॉप्स विल बी, आपको बताओ पार्टिकल कितने टाइम के बाद स्टॉप होगा। तो कुछ नहीं करना है, देखो मैं इस एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकता हूँ v dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एल्फा रूट v। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा रूट v। तो v dv बाई रूट v जो आएगा दैट इज इक्वल टू माइनस एल्फा डी एक्स। तो इसको इंटीग्रेट करो आप, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे ना, देखो जब x, देखो जब टाइम जीरो होता है इसकी वेलोसिटी क्या होती है v नॉट, और मैं मानता हूं कि पार्टिकल स्टार्ट हुआ ओरिजिन से, तो इसका मतलब हुआ जब x था जीरो पार्टिकल की वेलोसिटी जो थी वो थी v नॉट, because at t is equal to 0 पार्टिकल की वेलोसिटी है v नॉट एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो x is equal to 0 जब ओरिजिन पे होता तब इसकी स्पीड v नॉट होती है। लेट आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस x द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0, मुझे यही x चाहिए, खत्म। देखो अब करना क्या है, तो ये ऊपर जाएगा रूट वो बनेगा, या v ये जो इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो बनेगा क्या, ये v पावर 1 है, ये 1/2, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ v 1/2 dv v नॉट टू 0 इज इक्वल टू माइनस अल्फा बाहर आएगा dx की इंटीग्रेशन x, तो अपर लिमिट x माइनस 0, तो v 1/2, तो v 1/2 की जब आप इंटीग्रेशन करोगे ना तो वो आएगा v x रेज पावर n dx, तो n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, तो ये आएगा v 1/2 प्लस 1, तो आएगा 3/2, तो ये भी नीचे भी आएगा 3/2 लेकिन वो बनेगा 2/3। लिमिट्स देने हैं यहाँ से लेके v नॉट टू 0 इज इक्वल टू माइनस अल्फा x। इस वाले पोर्शन को मैं रब करता हूँ, देखिए तो जो ये बनेगा 2/3 v नॉट अपर लिमिट, तो वो तो 0 बनेगा, अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट वो आएगा v नॉट पावर 3/2 इज इक्वल टू माइनस अल्फा x, माइनस माइनस गेट्स कैंसिल, जो x आएगा वो आएगा 2/3 v नॉट रेज इट पावर 3/2, अल्फा नीचे आएगा 2/3, सॉरी ये 2 है, 2/3 v नॉट raised power 3/2 alpha, so option 4 is the correct, twice v naught 3/2 divided by 3 alpha। now the question next, अच्छा the variation of velocity of particle with time, देखो ये आपका गिवन है वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ आपका ये गिवन है, आपको क्या निकालना है, मूविंग along a straight line is illustrated in the following figure, ठीक, the distance traveled by the particle in 4 seconds, you have to find the distance, you know distance is the area under velocity time graph। अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस इज अपर एरिया प्लस लोअर एरिया, बिकॉज डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, लेकिन अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, डिस्प्लेसमेंट इज अपर एरिया माइनस लोअर एरिया। माइनस क्यों करते, डिस्टेंस में प्लस क्यों करते, बिकॉज डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, तो इसीलिए आप इसको लिखते हो अपर एरिया माइनस लोअर एरिया, लेकिन आपको डिस्टेंस निकालनी है अपर एरिया प्लस लोअर एरिया, तो अपर एरिया लोअर एरिया है ही नहीं वैसे भी क्वेश्चन में, तो अपर एरिया ये वाला अपर एरिया हुआ, ये वाला, तो आपको यही एरिया निकालना, जो ये एरिया होगा वही तो डिस्टेंस होगी। देखो ये तो ट्रायंगल है, इसका जो एरिया आएगा 1/2 बेस 1/1 ऑल्टीट्यूड 20, तो ये आएगा आपका 10, तो इसका जो एरिया आया वो आया 10। इसका ये तो रेक्टेंगल बना, इसका जो ये है 1 इंटू 20 तो हो गया 20, इसका 20 आया। ये जो है ये ट्रेपीजियम है, तो इसका जो आएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, शाबाश, पैरेलल साइड इसका 20 है प्लस ये वाला 10 इनटू हाइट, इन दो के बीच में कितनी हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, तो वो है 1, तो आएगा 20 प्लस 10 30/2 दैट इज 15, तो 15 आ गया इसका। ये वाला जो है 4 3 1 इंटू 10 तो 10 आया इसका, तो कितना है टोटल 10 प्लस 10 इज 20 इसका अच्छा ये इसका 10 है, सी 10 प्लस 20 हो गए 30 40 और 15 कितना हुआ 55, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, A body is thrown vertically upwards, which of the following graphs represent the velocity of the body? जब आप बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हो ना, जो वेलोसिटी आती है आफ्टर टाइम t दैट इज v इज इक्वल टू u माइनस gt। तो अब यहाँ से ही आपको पता चलता है कि वेलोसिटी टाइम का ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, तो स्ट्रेट लाइन तो होगा, लेकिन देखो एट t इज इक्वल टू 0 जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, हाउ मच u, तो आप देखो एट t पहले जो
जब आप पार्टी को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हो, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है एट टी इज इक्वल टू जीरो। बाद में इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, और फाइनली हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो बनती है। तो बाद में क्या होता है, बाद में इसकी डायरेक्शन रिवर्स होती है, तो इसकी वेलोसिटी फिर से इंक्रीज होती है फ्रॉम जीरो टू समथिंग, ठीक है ना, जो आपने नीचे से दिया था। तो इसका जो ग्राफ होगा, देखो एट टी इज इक्वल टू जीरो वेलोसिटी मैक्सिमम है v, ठीक, फिर नीचे गए, नीचे गए, फिर वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, डिक्रीज हो गई, डिक्रीज हो गई, यहाँ पे जो ये यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या बनी, जीरो, और ये टाइम जो होगा ये आपको पता है दैट इज इक्वल टू यू बाई जी। फिर इसके बाद वेलोसिटी फिर से इंक्रीज हो गई, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, पहले अपवर्ड डायरेक्शन में फिर नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये आएगा आंसर इसका, ये वाला। अगर स्पीड टाइम ग्राफ होता तो स्पीड टाइम ग्राफ अगर बोलता तो ये वाला होता, इस ऐसे, ठीक है ना, बिकॉज उसमें स्पीड में हम खाली मैग्नीट्यूड लेते, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, a particle has an initial velocity this, particle की initial velocity ये है और acceleration ये है, the magnitude of velocity after 10 seconds will be। तो simple है, एक first equation देखो, particle की velocity आपको पता है, initial velocity, acceleration भी पता है, acceleration देखो uniform acceleration है, magnitude velocity की निकालनी है after t is equal to 10 seconds। तो first equation of motion में use करो, v is equal to u plus at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को मैं यूज करूँ तो v जो आएगा, बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 2i कैप प्लस 3j कैप। बताओ एक्सेलरेशन कितनी है, 0.3 प्लस 0.2g, लेकिन इसका t से मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको t से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3i कैप, जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2j कैप, तो ये बनेगा आपका 5i कैप प्लस 5j कैप। तो ये है वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिएगा तो वो आएगा अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ये 5 है, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये आएगा आपका 2 टाइम्स 5 स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसल, इट इज 5 रूट 2 यूनिट्स। So the option B is the correct. Next question. Achha. A person aiming to reach exactly opposite point on the banks of a stream is swimming with a speed of 0.5 at an angle of 120 degree with the direction of the flow of water। देखो ये रिवर बोट प्रॉब्लम पे है, बहुत आसान है। ये यहाँ से फॉर एग्जाम्पल कोई स्विमर ने स्टार्ट किया, अब ये स्विमर चाहता है कि मैं डायरेक्टली इसको स्विम करना है। अब ये स्विमर चाहता है कि मुझे इस पॉइंट से लेके डायरेक्ट इस पॉइंट तक पहुंचना है। तो जरा मुझे बोलो इस स्विमर को कैसे जाना पड़ेगा, ऐसे जाएगा ना, अगर रिवर ऐसे जा रहा है, रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये रिवर ऐसे, रिवर की वेलोसिटी जो है डाउनवर्ड ऐसे इस डायरेक्शन में, तो अगर ये सीधे ऐसे जाना चाहेगा ना तो रिवर की ड्रिफ्ट की वजह से ये ऐसे नहीं जाएगा, ये ऐसे यहाँ आगे कहीं पहुंचेगा। तो जाहिर सी बात है इसको फिर यहाँ से जाना पड़ेगा। तो लेट द वेलोसिटी पर्सन एमिंग, हाँ, जो स्विमर की वेलोसिटी है या वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है वो है फॉर एग्जांपल वी। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अब देखो अपोजिट, ये चाहता है कि मैं अपोजिट बैंक पे पहुंचूं, लेकिन स्विम किस स्पीड से कर रहा है, ये जो स्पीड है ये कितनी है 0.5 मीटर पर सेकंड, और वहीं से बोल रहा है एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर। ये कितना एंगल बनाता है 120 डिग्री, लेकिन किससे, किसके साथ, विद द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द वाटर। फ्लो ऑफ वाटर ये है, तो ये पूरा एंगल है 120 डिग्री। अगर आप लोगों को याद है ये 90 डिग्री है इसमें, तो ये वाला 30 डिग्री एंगल होगा। अब आपको क्या बताना, बताओ इस रिवर की स्पीड क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए ताकि ये डायरेक्टली जब यहां से जाएगा तो ये पहुंचेगा इस वाले पॉइंट पे, मींस ए बी। आपको पता है मींस ये केस है असल में रिवर बोट प्रॉब्लम का, कौन सा वाला केस, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स थ्रू ए मिनिमम डिस्टेंस, थ्रू ए मिनिमम डिस्टेंस। इसमें आपको ये पढ़ाया होगा, देखो ये वेलोसिटी बोट यहाँ से इसने जाना, तो इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, ये वाला जो आएगा ये आएगा वी बी कॉस 30, और ये वाला जो आएगा ये आएगा आपका वी बी साइन 30। अब बोट को या स्विमर को डायरेक्टली यहां पहुंचना है, तो ना ही ये यहां जाना चाहे ड्रिफ्ट, ना ही ये उधर जाना चाहे, ये तो ना, ये तो तभी पॉसिबल है ना जब ये वाला वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है, वेलोसिटी ऑफ रिवर होनी चाहिए इस वाले के बराबर, ये वाला कंपोनेंट स्विमर का, क्योंकि जब ये बराबर होगी तो इट मीन्स दैट द स्विमर विल क्रॉस द रिवर इन ए along a shortest path। तो कुछ नहीं, वेलोसिटी जो रिवर की होगी वो होगी वेलोसिटी ऑफ बोट दैट इज गिवन 0.5, दैट इज 5/10 इनटू साइन ऑफ 30, साइन ऑफ 30 इज 1/2। अच्छा ये हो गया 5/20, 5 1s are 5 4s are, तो ये आएगा 1/4, 1/4 इज 0.25 मीटर पर सेकंड। तो ये रिवर की वेलोसिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए, देखो यहाँ पे पार्टिकल, यहाँ पे
वेलोसिटी आपको प्रोजेक्टाइल की पता है, वेलोसिटी जो ए पे है वो है 2i कैप प्लस 3j कैप। इट इज़ वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज, आपको बता पॉइंट बी पे वेलोसिटी क्या है। आपको पता है जब आप प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हो द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, अब जरा देखो जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी ना पॉइंट बी पे, देखो वो तो एक्स डायरेक्शन में तो वही रहेगा जो पहले थी, पहले भी 2 थी, बाद में भी 2 रहेगी और डायरेक्शन भी सेम रहेगी, तो 2i कैप। लेकिन y कंपोनेंट का क्या होता है, जरा देखो यहां पे जो होती है वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में, यहां पे जब पार्टिकल पहुंचेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो यहाँ पे प्लस 3j कैप था, तो b पे आएगा माइनस 3j कैप। सो द ऑप्शन कौन सा आएगा, 2i कैप माइनस 3j कैप, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, a particle of mass m is projected with a velocity making an angle of 45 degree with the horizontal। आपने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया with velocity v at an angle of 45 degree with the horizontal, तो ये ऐसे जाएगा 45 degree with the horizontal। ठीक, when the particle lands on the level ground the magnitude of the change in its momentum will be। आपको बताना जब पार्टिकल बैक पहुंचेगा ना ग्राउंड पे, आपको बताना बताओ इसमें कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ, उसका मैग्नीट्यूड बताना है। आपको पता है F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी पी इज इक्वल टू एफ डी टी। तो इसको इंटीग्रेट जब मैं करूंगा तो ये बनेगा डेल्टा पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। लेकिन आपको पता है फ्रॉम T1 टू T2 P1 टू P2, ठीक, डेल्टा पी बनेगा। तो F इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी T1 टू T2, आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में एक ही फोर्स होता है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होता है फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन और डायरेक्शन भी सेम होती है डाउनवर्ड्स। तो F जो है कांस्टेंट है प्रोजेक्टाइल की फॉर स्मॉल हाइट्स, तो F जो आएगा वो mg आएगा, mg बाहर, dt तो डेल्टा t, ये होता है चेंज इन मोमेंटम। ठीक, चेंज इन मोमेंटम जो होगी, चेंज इन मोमेंटम की वही डायरेक्शन होगी जो असल में फोर्स की होती है, बिकॉज फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम हैज द सेम डायरेक्शन। तो अगर मुझे मैग्नीट्यूड चेंज इन मोमेंटम का चाहिए वो आप याद रखेंगे mg डेल्टा t, बस खत्म खेल, mg डेल्टा t। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है चेंज इन मोमेंटम जब पार्टिकल पहुंचे ग्राउंड पे। तो जरा देखो चेंज इन मोमेंटम जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड जाएगा mg। बताओ पार्टिकल को यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई g, g and g gets cancel, it is twice mu sin of theta sin 45 that is 1 by root 2। इसको रैशनलाइजिंग करो, रूट 2 बाई रूट 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा twice mu रूट 2 बाई 2, 2 gets cancel, it is mu root 2, mv root 2 because v given है with velocity v, तो mv root 2। so the option A is the correct। now the next question। अच्छा, if a body of mass m is thrown with velocity v at an angle of 30 degree to the horizontal and another body b of same mass is thrown with the same speed at an angle of 60 degree to the horizontal। देखो जब आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हो आपने दोनों केसेस में वेलोसिटी सेम दी, वहां भी स्पीड u वहां भी स्पीड u, ठीक, और एंगल क्या है, पहले केस में जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थी वो 30 डिग्री और दूसरे केस में वो 60 डिग्री। और यहाँ से ही आपको पता चल रहा है कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स, और आपको पता है कंप्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज सेम होता है, थीटा एंड 90 माइनस थीटा, 30 एंड 90 माइनस 30 दैट इज 60। तो आपको निकालना है रेशो ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज, वो 1:1 होगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, द मैक्सिमम रेंज ऑफ ए गन ऑफ हॉरिजॉन्टल टेरेन इज 16 किलोमीटर। ठीक, मैक्सिमम रेंज आपको पता है मैक्सिमम रेंज होता है बराबर यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, बिकॉज फॉर मैक्सिमम रेंज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो मैक्सिमम रेंज जो आएगा यू स्क्वायर बाई जी। देन मजल वेलोसिटी, मैक्सिमम रेंज जो गिवन है 16 किलोमीटर, सो गो 16,000 मीटर, ठीक, 16 किलोमीटर इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी, ये जी इधर जाएगा तो बनेगा 16 इंटू 10 रेज़ पावर 4 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो इधर रूट जाएगा तो 16 इंटू 10 रेज़ पावर 4, तो ये आएगा 4 इंटू 10 स्क्वायर, तो आएगा 400 मीटर पर सेकेंड। सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, द वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। देखो पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट करते हो विथ वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, तो ये यहाँ पे पहुंचा। अब बोल रहा है कि जो वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे है ना, आपको पता है हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल पे एक ही वेलोसिटी होती है, वो होती है वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन।
u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का बनता है एट द हाईएस्ट पॉइंट दैट इज 0। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे है वो हाफ है एज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। तो u cos थीटा जो आएगा दैट इज इक्वल टू u बाई टू, u गेट्स कैंसल, cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टू, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है रेंज। रेंज जो आएगा वो आएगा u स्क्वायर साइन ऑफ 260, साइन ऑफ 260 हो गया 1 बाई जी, तो ये आएगा u स्क्वायर। और आपको पता है साइन 120 कैसे निकालेंगे आप, आपको पता है साइन 180 माइनस थीटा होता है बराबर साइन थीटा, तो ये बनेगा साइन ऑफ 180। जरा मुझे बोलो ये 60 का, इसको तो 60 माइनस करना पड़ेगा, साइन 180 माइनस 60 हो गया साइन 120, और साइन 180 माइनस 60 हो गया साइन 60। याद रखना साइन 120 होता है बराबर साइन 60, और ये अपने मैथमेटिकल टूल्स में खूब पढ़ा होता है। और साइन 60 होता है रूट 3 बाई 2g, तो ये आएगा इसका रेंज, u स्क्वायर रूट 3 u स्क्वायर बाई 2g। सो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, a projectile is projected with a kinetic energy k। प्रोजेक्टाइल की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है k। If it has the maximum possible horizontal range, then it is kinetic energy at the highest point। जरा देखो, ये आपको जब आप प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हो विथ वेलोसिटी u एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है u cos थीटा। अब जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो है 1/2 m u स्क्वायर, जो काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे आएगी वो आएगी 1/2 m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट जिसको देखो आप, इट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k नॉट cos स्क्वायर थीटा। तो ये आप इक्वेशन याद रखेंगे। अब क्या बोल रहे हैं, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, लेकिन बोल रहे हैं फॉर द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, तो थीटा जो है ये 45 डिग्री है। तो जो काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे निकलेगी वो निकलेगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी cos स्क्वायर थीटा। तो cos 45 इज 1/√2, उसका स्क्वायर तो वो आएगा 1/2, तो आंसर जो आएगा k/2। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, बिकॉज cos 45 इज 1/√2, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो दैट इज 1/2, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज k/2। ये u है, ये u इसका है, इसको k/2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम t आर x इज इक्वल टू a t क्यूब, y इज इक्वल टू b t क्यूब। आपको क्या बताना है, शाबाश, आपको क्या बताना है, आपको बताना है द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय। जरा देखो, x कोऑर्डिनेट इसका ये है, y कोऑर्डिनेट इसका ये है, आपको बताना है स्पीड पार्टिकल की एट टाइम t। तो जरा देखो, मैं वेलोसिटी निकालूंगा पहले x डायरेक्शन की, या स्पीड वो आएगा 3 अल्फा t स्क्वायर, फिर मैं निकालूंगा वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन, वो आएगा 3 बीटा t स्क्वायर। तो नेट वेलोसिटी जो आएगी वो आएगी अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, तो वो आएगा आपका 3 अल्फा t स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3 बीटा t स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से देखो 3 अल्फा 3t स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3t स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको कॉमन करो तो बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये और ये कैंसिल होगा, 3t स्क्वायर अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो द ऑप्शन 3 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, a large number of bullets are fired in all direction with the same speed v। देखो, एक गन को आपने ऐसे पकड़ा, स्पीड v है, अच्छा, the maximum area on the ground, तो जब आप गन को ऐसे चलाओगे डक 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 डक, तो गन ऐसे जाएगा, तो ये जो बुलेट्स है, बुलेट्स जो है, बुलेट्स ऐसे सर्कल बनाएंगे जब आप इस गन को ऐसे मूव करेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको निकालना है मैक्सिमम एरिया कितना होगा। देखो, बेसिकली अगर आपको मैक्सिमम एरिया निकालना है तो आपको गन को रखना है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, और आपको पता है जो रेंज मैक्सिमम होगा, स्पीड कितनी है बुलेट्स की v, तो वो आएगा v स्क्वायर बाई g मैक्सिमम रेंज, और जो एरिया आएगा वो आएगा पाई आर स्क्वायर रेडियस स्क्वायर, बिकॉज ये रेंज जो है, रेंज बनेगा फिर इस सर्कल का रेडियस, तो पाई आर स्क्वायर वो बनेगा v4 बाई जी स्क्वायर, पाई v4 बाई जी स्क्वायर, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, a cricketer can throw a ball up to a maximum horizontal distance of 100 मीटर, ठीक। अच्छा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम रेंज है इसका 100 मीटर, तो मैक्सिमम रेंज आपको पता है u स्क्वायर बाई जी, तो u स्क्वायर बाई जी जो आपका है दैट इज 100 मीटर। आपको क्या निकालना है, विद द सेम एफर्ट ही थ्रूज द बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स, अगर इसी एफर्ट से वो बॉल करेगा प्रोजेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक, मींस इतनी ही स्पीड देगा बॉल को अगर अपवर्ड डायरेक्शन में देगा, बताओ मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन होगी। आपको पता है जब आप बॉल को प्रोजेक्ट करते हो ना अपवर्ड डायरेक्शन में विद स्पीड v, द मैक्सिमम
मैक्सिमम हाइट अटेनेड बाय द बॉडी इज यू स्क्वायर बाय 2g। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप यू स्क्वायर निकालो, कितना आएगा 100g। तो ये स्पीड, ठीक है ना। और यही स्पीड आप देते हो इसी बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी ना यू स्क्वायर बाय 2g, तो वो आएगा 100g बाय 2g, g तो 50 मीटर। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ball rolls off the top of a stairway with horizontal velocity u if the width and height of the steps are b and h respectively, and ball hits the edge of the nth step, then n is equal to, देखो ये stairway होती है कुछ ऐसे, n स्टेयरवे ऐसे होती है, आपने बॉल को यहाँ पे प्रोजेक्ट किया विथ वेलोसिटी u, तो ये n स्टेयरवे को हिट करता है ऐसे, ठीक। अब बोल रहे हर किसी स्टेयरवे की हाइट जो होती है h और विड्थ जो होती है वो होती है b। आपको बताना, बताओ ये n कितने होंगे, कितने नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे इसमें। जरा देखो, कुछ नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। जरा मुझे बोलो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, एक की विड्थ है b तो n है ये, तो ये होगी nb, और एक की हाइट है h तो ये n है, तो ये कितना होगा फिर nh। क्या मैं इसमें लिख सकता हूँ, आपको पता है जो रेंज होता है जब आप किसी प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से प्रोजेक्ट करते हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रेंज होता है ut, तो मैं लिखूंगा nb इज इक्वल टू ut, यहाँ से मुझे t मिलेगा nb बाई u, ठीक। और nh जो हाइट जो होती है h इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर, nh आएगा 1/2 gt स्क्वायर, तो ये बनेगा मुझे nh इज इक्वल टू 1/2 g t स्क्वायर, t आपको ये मिला तो n स्क्वायर b स्क्वायर बाई u स्क्वायर, तो एक n इसके साथ गया, ठीक। तो 2 इधर जाएगा तो बनेगा 2h, u स्क्वायर भी उधर ही जाएगा, ठीक, डिवाइडेड बाई g नीचे आएगा, b स्क्वायर भी नीचे आएगा, इज इक्वल टू n, तो n जो आएगा 2h u स्क्वायर बाई gb स्क्वायर। सो द ऑप्शन 3 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, two balls are thrown horizontally from the top of a tower with velocities v1 and v2 in opposite direction at the same time. After how much time the angle between the velocities of the balls becomes 90 डिग्री। देखो ये टावर है, यहाँ से आपने बॉल को प्रोजेक्ट किया इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v1 और ये वेलोसिटी v2 से, तो ये वाली बॉल जो है ऐसे जाके गिरेगी और ये वाली बॉल जाके ऐसे गिरेगी, ठीक है। आपको बताना किसी टाइम पे यहाँ पे बॉल होगी, ठीक, और ये वाली बॉल किसी टाइम पे ये, तो आपको बताना, बताओ कितने टाइम के बाद ये वेलोसिटीज के बीच में जो एंगल है ये 90 डिग्री बनेगा। ये वाला एंगल आपको निकालना है, कितने टाइम के बाद ये एंगल निकलेगा। जरा देखो, जब आप बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट करते हो ना इस डायरेक्शन में, इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट, देखो अगर मैं बॉल को यहाँ से प्रोजेक्ट करूँ ऐसे हाइट से, तो ये बॉल कुछ ऐसे जाके गिरेगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो वही होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती। अगर इनिशियली वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में यू थी, बाद में भी यू ही बनेगी। और जो वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती है और किसके बराबर होती है, जी टी के बराबर। तो बस यही कंसेप्ट यहाँ पे मुझे जरा देखो, इस वाले की बॉल 1 की बात करूँ मैं और ये बॉल 2, बॉल 1 की नेट वेलोसिटी निकालो, अब निकाल के दो मुझे, लेट दैट वेलोसिटी बी v1। जरा मुझे बोलो इसकी वेलोसिटी कितनी थी हॉरिजॉन्टल, ये तो कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे भी तो इसका v1 ही होगा, तो होगा v1 i कैप, ठीक। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में gt, लेट आफ्टर टाइम t द टू वेलोसिटीज आर परपेंडिकुलर, तो माइनस gt j कैप। तो इस वाले बॉल, इस वाले, तो लेट दैट बी v डैश, वो आएगा, देखो इसका v2 जो है ना वो इस डायरेक्शन में होगा v2, तो मैं लूंगा माइनस v2 i कैप, और ये वाला होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही माइनस जी टी जे कैप। अब ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, अगर दो वेलोसिटीज परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो जीरो होता है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ v डॉट v डैश इज इक्वल टू जीरो, डॉट करो, देखो प्लस माइनस माइनस तो बनेगा माइनस v1 v2, ठीक। अच्छा, माइनस माइनस प्लस, प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो ये आएगा जी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू v1 v2, तो टी स्क्वायर जो आएगा v1 v2 बाई जी स्क्वायर, तो टी जो आपका आएगा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v1 v2 बाई जी। आफ्टर दिस मच ऑफ टाइम द टू वेलोसिटीज आर परपेंडिकुलर, तो रूट ऑफ v1 v2 बाई जी, सो द ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ एन ओब्लिक प्रोजेक्टाइल इज दिस, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से इसको कंपेयर करो, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा देखो इसको कंपेयर करो तो एक्स एक्स तो आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ही निकालना, टेन थीटा जो है टेन थीटा इज इक्वल टू √3, तो इसका मतलब हुआ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अच्छा, a particle is thrown with speed u at an angle of theta with the horizontal. After how much time the velocity of the particle will be perpendicular to the initial motion of direction? जरा देखो, ये क्वेश्चन है, आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया विथ वेलोसिटी u एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो ये ऐसे जाएगा, ठीक. फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है v, तो ये वाली वेलोसिटी इनिशियल है और ये आफ्टर टाइम t है. तो आपको बताना, बताओ इन दो वेलोसिटीज के बीच में एंगल कब 90 डिग्री बनेगा. तो आसान क्वेश्चन है. देखो, इनिशियल वेलोसिटी जो है मैं लिखता हूँ जब यहाँ पे, वो होगी u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप. बिकॉज इस वेलोसिटी को आप रिजोल्व कर सकते हो, ये वाला u cos थीटा और ये वाला जो होगा u sin थीटा. तो u cos थीटा i कैप, u sin थीटा j कैप. तो वेलोसिटी इस पॉइंट पे, आप लेट आफ्टर टाइम t द टू वेलोसिटीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो अगर मैं बोलूं, बता यहाँ पे x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम होती है. तो यहाँ पे भी u cos थीटा ही होगा. तो जो वेलोसिटी होगी आफ्टर टाइम t, तो वो होगी u cos थीटा i कैप प्लस y डायरेक्शन में आपको पता है इस वाले प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, वो होती है y डायरेक्शन में u sin थीटा माइनस gt. तो मैं लिखूंगा प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप. अब ये दो वेलोसिटीज परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट जीरो होगा. तो डॉट करो तो ये बनेगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस इसको इसके साथ पहले, तो ये बनेगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, फिर इसी को इसके साथ प्लस माइनस माइनस u sin थीटा इंटू जी टी इज इक्वल टू जीरो. तो अब जरा देखो, ये बनेगा u स्क्वायर, बिकॉज ये बनेगा u स्क्वायर बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइन इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू जी टी. ठीक, एक यू कैंसिल, t आएगा बराबर u बाई जी साइन थीटा. सो द ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, for a given velocity a projectile has the same range for two angles of projection. If t1 and t2 are the times of flight in the two cases, then आपको याद रखना है. जरा देखो, जब आप अगर आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया वेलोसिटी u से एट एन एंगल ऑफ थीटा, और इसी वेलोसिटी से आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल ऑफ 90 माइनस थीटा, जब सेम वेलोसिटी दोनों केस में होगा तो रेंज क्या होगा, रेंज होगा दोनों केस में सेम, बट हाइट्स और टाइम ऑफ फ्लाइट सेम नहीं होगा. तो अगर इस केस में हाइट है फॉर एग्जांपल h1, इस केस में हाइट जो है h2, तो जो रेंज और हाइट्स के बीच में रिलेशन होती है वो होती है r इज इक्वल टू 4 अंडर रूट ऑफ h1 h2. ठीक, ये इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, ये आपने क्लास में किया होगा. और जो टाइम, अगर रेंज, अगर इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट t1 है, इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट t2 है, तो रिलेशन होती है इनके बीच में t1 t2 जो होता है वो होता है 2 बाई जी आर. ये होती है टाइम, ये आप याद रखना. हालांकि अगर आप चाहोगे तो मैं डिराइव भी कर सकता हूँ इसको. जरा देखो, इस वाले को मैं डिराइव ही करता हूँ t1 t2 को. तो t1 के आपने किस एंगल पे प्रोजेक्ट किया, थीटा, तो t1 जो आएगा दैट इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी. ठीक, अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँ t2 कितना आएगा, तो आएगा 2u sin 90 माइनस थीटा बिकॉज cos थीटा बाई जी. ठीक, अब जरा t1 और t2 करो, क्योंकि वहीं से गिवन है ना t1 इंटू t2. तो देखो, इसको मैं रब करता हूँ. देखिए, t1 इंटू t2 वो आएगा आपका, देखो 2 स्क्वायर u स्क्वायर बाई जी स्क्वायर, और साथ में आएगा साइन थीटा कॉस थीटा. अब देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ. अच्छा, 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो ये आएगा 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी डिवाइडेड बाई जी. तो ये बनेगा 2 बाई जी, ये होगा रेंज. तो आया वही t1 इंटू t2 जो है वो आया 2 बाई जी इंटू आर. तो t1 इंटू t2 जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r. सो द ऑप्शन 2 इज द करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन है अब इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है. वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू सिटल वाटर इज 5 किलोमीटर पर आवर. ठीक, तो इसका मतलब जो ये वेलोसिटी ये वाला है 5 किलोमीटर, इट इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर. ठीक, या इसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट इन सिटल वाटर. तो वेलोसिटी जो बोट का है वो है गिवन कितना, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर. ठीक, अच्छा, ही क्रॉसेस द रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर. तो जो रिवर वो क्रॉस कर रहा है, इस रिवर की विड्थ जो है, ये जो विड्थ है ये है 1 किलोमीटर इसकी विड्थ. ठीक, अब उसके बाद क्या बोल रहा है, इन 15 मिनट्स. तो कितने टाइम में क्रॉस कर रहा है, 15 मिनट्स में. तो वो हुआ 15 बाई 16 आवर्स, तो वो हुआ आपका 1 बाई 4 आवर. तो 1 बाई 4 आवर में इसको क्रॉस कर रहा है, लेकिन अक्रॉस द मिनिमम पाथ ऑफ रिवर, across the minimum path of river,
across the minimum path of river. तो आपको क्या निकालनी है? Then find the velocity of river. आपको निकालनी है velocity of river. आपको पता है कुछ नहीं करना है आपको एक इक्वेशन मैंने बोली है रिवर बोट प्रॉब्लम में, मैंने आपको बोला था टाइम टेकन बाय स्विमर टू क्रॉस द रिवर along a shortest path because ये बोल रहा है across the minimum path, वो होता है बराबर t is equal to d by under root of v square minus vr square, where v is the velocity of boat with respect to water and vr is the velocity of river. अब देखो सब कुछ गिवन है, अब यही मैं इसमें वैल्यूज डालूं तो मुझे आंसर मिलेगा. जरा मुझे बोलिए t के बदले में क्या लिखूं? t के बदले में 1/4 लिखूं. d के बदले क्या लिखूं? विड्थ कितनी है? 1 किलोमीटर बाय अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट वो है 5 स्क्वायर हो गया 25 माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर ही तो मुझे चाहिए, तो वो मुझे यहाँ से मिलेगा. तो रूट के बदले स्क्वायर तो ये बनेगा 1/16 इज इक्वल टू 1/24 माइनस वी आर स्क्वायर. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 25 माइनस वी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो ये आएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर. तो 25 माइनस 16 दैट इज 9 इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर. जो आपका वी आर आएगा दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर. सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट. Thank you. Allah Hafiz and God bless all of you.